पहाड़ों वाले जंगल में चील की मकई की फसल तैयार थी। उसे फसल की कटाई करनी थी, इसलिए वो जंगल में अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरी मकई की फसल तैयार है। अगर तुम मेरी मकई की कटाई में मदद करो तो मैं तुम्हें एक पूरी गठरी मकई की दूंगी। चील दी, मुझे और क्या चाहिए, मैं सुबह ही आकर आपके खेत में मकई की कटाई शुरू कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, अगर कोई और पक्षी आना चाहे तो उसे भी साथ ले आना। ठीक है चील दी। फिर चील वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया भी अपने दोस्तों के पास जाती है। मिठू और कबूतर भैया, कल हमें चील की फसल की कटाई करने जाना है। उसने कहा है कि बदले में वो हमें पूरी गठरी मकई की देगी। हाँ चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा है। अगर हमें मकई मिल जाए तो हमें भोजन की खोज नहीं करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तुम दोनों तैयार रहना, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया, कबूतर और मिठू तोता पहाड़ों की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें गोरी कभी मिलती है। गोरी, हम सब चील की मकई की फसल की कटाई करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, चील हमें मकई देगी। ऐसी मेहनत के काम मुझसे नहीं होते। 4 दानों के लिए धूप में मरो ना बाबा ना, मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है गोरी, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चिड़िया, हम चलते हैं। फिर वो तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वो चील के मकई के खेत में जाकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया फसल की कटाई करते हैं। वो तीनों दोपहर तक काम करते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। मिठू और कबूतर भैया, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी का मटका भर लाती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, तुम जल्दी से पानी ले आओ और फिर से हम अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी ले आती है और वो तीनों पानी पीकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। चील दी भी अपने खेत में आ जाती है। चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी सोच से भी ज्यादा काम किया है तुम तीनों ने। चील दी, हम सुबह मुंह अंधेरे ही आ गए थे। हम तीनों दोस्तों ने काम को बांट लिया था, इसलिए काम जल्दी हो गया। चिड़िया बहन, अब चलते हैं, जाते जाते हमें रात हो जाएगी। रुको पक्षियों, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला देती हूँ। फिर चील दी चिड़िया, कबूतर और मिठू तोते को एक बड़ी गठरी मकई की दे देती है। फिर वो तीनों पक्षी गठरी को उठाकर चिड़िया के घर आते हैं। उन तीनों को मकई की गठरी लेकर जाता हुआ कालू कौवा देख लेता है। वो जल्दी से गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, गोरी, पता है तुम्हें कि वो चिड़िया अभी पूरी बड़ी गठरी मकई की अपने घर में लेकर गई है। कालू जी, मुझे मालूम है। वो तीनों दोस्त आज चील की मकई की फसल की कटाई करने गए थे। गोरी, वो मकई की गठरी चिड़िया के घर में है। कालू जी, फिर तो आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम रात को उसका सारा दाना चुरा लेंगे। ये सुनकर कालू कौवा भी हंसने लग जाता है। थोड़ी देर बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मिठू और कबूतर भैया, रात बहुत हो गई है और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाएं। सुबह होते ही आप दोनों अपना अपना दाना लेकर अपने घर चले जाना। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कहती हो। ऐसी बारिश में भला हम घर कैसे जाएंगे? हाँ मिठू, तुम ठीक कह रही हो। अगर ऐसी बारिश में गए तो हमारा दाना खराब हो जाएगा। हम सुबह होते अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त सो जाते हैं। ऐसी तेज बारिश में भी वो कौवे चोरी करने से रुकते नहीं हैं। वो तेज बारिश में रानू चिड़िया के घर की तरफ आते हैं। वो दोनों कौवे चिड़िया के घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। गोरी, मैं जाता हूँ और चिड़िया की पूरी गठरी उठा कर लाता हूँ। कालू, सुबह उठकर वो तीनों दोस्त बहुत रोएंगे। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो मकई की पूरी गठरी उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर से बाहर निकलता है तो बारिश के पानी से वो गठरी बहुत भारी हो जाती है
कालू कौवा उसे उठा नहीं पाता और गठरी पेड़ के नीचे गिर जाती है। कालू जी, अब क्या करें? इसे उठाकर लेकर जाना तो बहुत मुश्किल है। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। कालू जी, कौन सा आइडिया? जल्दी बताओ। गौरी, तुम यहीं गठरी के पास बैठो और मैं अभी अपने मामा को बुला कर लाता हूँ। फिर हम तीनों मिलकर ये गठरी उठाकर ले जाएंगे। कालू जी, ध्यान से जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। कालू कौवा अपने मामा के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मुझे तुम इस समय है तो है, ऐसी बारिश में कैसे आना हुआ? मामा जी, मैंने चिड़िया के घर से पूरी मकई की गठरी चुरा ली है, परंतु वो बारिश के पानी से बहुत भारी हो गई है। मेरी मदद करो, उसे उठाने में मेरी मदद करो। हो, मेरा भांजा तो मुझसे भी बड़ा चोर है, इतनी तेज बारिश में भी चोरियां करने से नहीं रुकता। फिर कालू का मामा कालू के साथ वहाँ आता है। मामा जी, शुक्र है आप आ गए, अब ये गठरी उठाना आसान होगी। मैं तो ये अकेला ही उठा सकता हूँ। मामा जी ने इतना कहा ही था कि आसमान से एक तेज बिजली नीचे उन कौवों पर आकर गिरती है और वो तीनों कौवे वहीं मर जाते हैं और वो मकई की गठरी वहीं पड़ी थी। बादल की जोरदार गरज से वो तीनों दोस्त उठ जाते हैं। चिड़िया बहन, हमारी मकई की गठरी कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। फिर रानू चिड़िया खिड़की के पास जाकर देखती है। दोस्तों, वो देखो, बाहर पेड़ के नीचे हमारी गठरी भी है और साथ में कौवे भी मरे हुए हैं। फिर मिठू तोता, कबूतर और चिड़िया बाहर कौवों के पास जाते हैं। मिठू और कबूतर भैया, इन कौवों को चोरी की बहुत बड़ी सजा मिली है। ये कहते हुए चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ चिड़िया, मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ है। अगर ये कौवे हमसे मांग लेते तो हमने कौन सा इन्हें मना करना था, मगर ये कौवे अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिरकर मर गए। प्यारे दोस्तों, लालच में आकर कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जो आपको बुराई की ओर ले जाए। जंगल में बहुत बड़ा आम का पेड़ था जिस पर बहुत मीठे मीठे आम लगते थे। जंगल के सभी पक्षी बहुत शौक से वो आम खाया करते थे, इसलिए वो आम का पेड़ जंगल में बहुत मशहूर था। लेकिन गोरी और कालू उस आम के पेड़ से बहुत जलते थे। सारे पेड़ हमारे जंगल में हैं। पहले सभी पक्षी हमारे जंगल में आते थे और हर फल के बदले हमें कोई ना कोई चीज दिया करते थे, लेकिन ये पेड़ सबको फ्री में आम खिलाता है। इसकी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया है। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। एक शाम जंगल में बहुत तेज आंधी आती है। बुलबुल उस आम के पेड़ के पास से गुजर रही थी। आंधी आता देखकर बुलबुल पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी समय कालू और गोरी भी वहीं छुपे बैठे थे। गौरी, अब तुम देखती जाओ, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। कालू कौवा वहाँ से एक पत्थर उठाता है और पेड़ की टहनी पर छोड़ देता है। इससे पेड़ की टहनी टूट जाती है और बुलबुल पर गिर जाती है। टहनी गिरने से बुलबुल वहीं मर जाती है। जब आंधी शांत होती है तो सभी पक्षी वहाँ पर आते हैं। आम के पेड़, हम तुम्हें कितना मान सम्मान देते थे और तुमने हमें ये सिला दिया। कबूतर, ये मेरी गलती से नहीं हुआ, आंधी बहुत तेज थी। तुम्हें अपनी टहनी संभालनी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से हमारी बुलबुल की मौत हो गई। हाँ मिठू जी, अब हम इस पेड़ का एक भी फल नहीं खाएंगे और ना ही तुमसे कोई बात करेगा। दोस्तों, मेरी बात सुनो। लेकिन वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अब आम का पेड़ अकेला हो गया था और वो दिन रात रोता रहता। इसी जंगल में रानू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों, तुम दोनों कहीं ना जाना, मैं तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। वापस लौटते हुए शाम हो जाएगी मुझे। मम्मा, बाकी पक्षी तो जल्दी से भोजन ले आते हैं, लेकिन आपको बहुत देर हो जाती है। बच्चों, हमारे जंगल में आम के पेड़ के अलावा कोई भी पेड़ नहीं है और उस पेड़ से हम आम ले नहीं सकते,
और जंगल के बाकी पक्षी गोरी और कालू से फल खरीद कर लाते हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं दूसरे जंगल से तुम दोनों के लिए फल लेकर आती हूँ। तभी तो समय ज्यादा लगता है। ठीक है मम्मा, जल्दी आना। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाने के बाद मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू भैया, ये क्या हुआ? हमारी मम्मा तो अभी लौटी भी नहीं और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। तभी वहाँ कालू और गोरी आ जाते हैं। चिड़िया, ओए छोटी चिड़िया, कहाँ हो तुम? दोनों बच्चे घर से बाहर आते हैं। वो कौवों को देखकर डर जाते हैं। तभी आसपास के पक्षी भी वहाँ जमा हो जाते हैं। क्या हुआ कौवों, क्यों बच्चों पर भड़क रहे हो? तभी रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है, जिसके पास एक मीठा सेब था। क्या हुआ कौवों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आप सब पक्षी इस तरह से मेरे घर के बाहर क्यों जमा हो? देख लिया पक्षियों, अब इसकी चोरी पकड़ी गई तो ये कितनी मासूम बन रही है। हाँ, गोरी ठीक कह रही है, रोज ये हमारे बाग से फल चुरा कर लाती है। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो हर रोज दूसरे जंगल से अपने बच्चों के लिए मीठे फल ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया बहन, ये बात ठीक नहीं है। तुम कौवों के जंगल से फल चुरा कर अपने बच्चों को खिलाती हो। हाँ कबूतर भैया, इसके पास देने के लिए मुझे कुछ नहीं है ना, इसलिए ये ऐसा करती है। चिड़िया, ये बात ठीक नहीं है। तुम्हें अभी के अभी कौवों के फलों की कीमत अदा करनी होगी। मिठू, मैं भला इन कौवों को क्या दे सकती हूँ? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर क्या हुआ? ये घर तो है ना। इतने दिनों से हमारे फल चुरा रही हो, इतनी कीमत तो बनती है कि ये घर हमारे हिस्से में आ जाए। कालू, ऐसा मत कहो। अगर ये घर भी मैं तुम्हें दे दूंगी तो इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया, तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो इन कौवों के साथ नाइंसाफी होगी। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर रानू चिड़िया और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। ये सब देखकर कौवे बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें जल्दी अपने लिए कोई ना कोई घर ढूंढना होगा। बारिश बहुत तेज थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। तेज हवा और बारिश से रानू चिड़िया के बच्चे आम के पेड़ के पास नीचे गिर जाते हैं। वहाँ ना तेज हवा थी और ना ही बारिश का पानी जमा था। चिड़िया भी जल्दी से अपने बच्चों के पास आती है। चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम अपने बच्चों के साथ कहाँ उड़ रही हो? तुम्हें अपने घर में होना चाहिए था। हाँ पेड़ जी, मैं घर में ही थी, मगर उन कौवों ने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया कि सभी पक्षियों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। चिड़िया, उस दुष्ट कौवों का काम ही यही है। अब तुम यहीं मेरे पास रह सकती हो, तुम्हें किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। पेड़ जी, भला मैं यहाँ कैसे रहूँगी? मैं तुमको यहाँ आम का घर बना कर दूंगा। क्या आम का घर? वो कैसे? अभी देखो। ये कहते हुए आम का पेड़ जादू से वहाँ एक आम का घर बना देता है। मम्मा, ये घर तो बहुत सुंदर है, क्या हम इस घर में जाएं? क्यों नहीं बच्चों, तुम सब इस घर में आराम से रह सकते हो। फिर वो बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। पेड़ जी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी ओर जंगल के पक्षी बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि जंगल में बाढ़ आ चुकी थी। सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे। पक्षियों, वो देखो, आम के पेड़ के पास जरा भी पानी नहीं है, चलो वहाँ चलते हैं। अरे, ये चिड़िया के पास घर कहाँ से आया? और ये क्या, आम के पेड़ के पास तो जरा भी पानी जमा नहीं है। दोस्तों, मैं तुम सबको भी ऐसे आम का घर बना दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बुलबुल को मैंने नहीं मारा था। कालू कौवे ने मेरी एक टहनी तोड़ दी थी जो बुलबुल पर गिर गई थी, जिसके बाद वो कौवे यहाँ से भाग गए और तुम सब ने मुझे ही दोषी मान लिया। फिर रानू चिड़िया भी सारी बात बताती है। वो कौवे इतने बुरे हैं, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। फिर सभी पक्षी चिड़िया और आम के पेड़ से माफी मांगते हैं। फिर आम का पेड़ अपने जादू से सभी के लिए आम का घर बना देता है। पेड़ जी, लेकिन आपके पास ये जादू कहाँ से आया? दोस्तों, जब तुम सबने मेरे पास आना बंद कर दिया था
तो मैं दिन रात रोता रहता था। ऐसे में इस जंगल की परी मेरे पास आई थी। उसने मेरे आम खाकर मुझे ये जादू दिया था, चाहे कोई भी मौसम आए वो मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मैं जब चाहूँ किसी पक्षी की मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ कव्वे आ जाते हैं। पक्षियों, तुम सब इस आम के पेड़ के पास बैठे हुए हो, ये जानते हुए कि इसने बुलबुल को मारा है। बस करो कव्वो, हमें तुम्हारी चालाकी समझ आ गई है। अब तुम दोनों हमारे जंगल से दफा हो जाओ। ये सुनते हुए कव्वों को बहुत गुस्सा आता है। तभी उन दोनों पर बिजली गिरती है, जिससे वो दोनों कव्वे वहीं मर जाते हैं। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। चिड़िया और गोरी कव्वी में पुरानी दोस्ती थी। वो दोनों एक दूसरे की पड़ोसी भी थी और दाना लेने भी एक साथ जाया करती थी। गोरी दोस्त, आज किस ओर जाना है दाना लेने? चिड़िया, आज इन पहाड़ों की दूसरी ओर जाते हैं। सुना है एक खेत में दाने हैं। वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? चिड़िया बहन, हम पक्षियों के लिए तो खतरा ही खतरा होता है। हम ध्यान रखेंगे और दाना लेकर जल्दी से वापस लौट आएंगे। फिर गोरी कव्वी और रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती हैं। वो पहाड़ों की ओर दूसरी तरफ खेत में पहुँच जाती हैं। रानू चिड़िया खेत में दाना ढूंढ लेती है। गोरी बहन, जल्दी करो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती। चिड़िया, एक दाना और एक दाना मैं ढूंढ लूं। तभी आसमान से एक चील बिजली की तेजी की तरह आती है। वो चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। गोरी कव्वी थोड़ी दूर थी। वो उड़कर एक पेड़ की खोखर में छुप जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, गोरी मेरी सहेली, मुझे बचाओ। भाग गई, तेरी सहेली तुझे छोड़कर यहाँ से भाग गई। ये सब दोस्ती नाम की होती है, काम की नहीं। चल चिड़िया, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं अकेली इस चील का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे अपनी दोस्त चिड़िया को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर गोरी कव्वी जल्दी से वहाँ से वापस जाती है और वो अपनी सहेली स्वीटी कव्वी को सारी बात बताती है। गोरी, मैं तुम्हारी सहेली की जान बचाने में मदद करूँगी। हमें जल्दी से गुफा की ओर जाना होगा। हम योजना बनाएंगे और बुद्धि से काम लेना होगा। फिर ही हम उस चील का मुकाबला कर सकती हैं। फिर गोरी कव्वी अपनी सहेली स्वीटी कव्वी को लेकर वहाँ से उड़ती है। चील ने रानू चिड़िया को अपनी गुफा में रस्सियों से बांधा हुआ था। चिड़िया, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें रात के डिनर में खाऊंगी। अभी रात तक तुम जिंदा हो। मेरी पुरानी सहेली मुझे मुसीबत में छोड़कर चली गई। मुझे अपनी सहेली से ऐसी उम्मीद ना थी। रानू चिड़िया रोते हुए ऐसे सोच रही थी। फिर गोरी कव्वी और स्वीटी कव्वी फूलों के बागीचे में जाती हैं। गोरी, तुम ये लाल फूल का रस निकालकर मेरे पंखों पर लगा दो। इससे मेरे पंख लाल हो जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे खून हो। स्वीटी सहेली, मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गोरी, हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करती जाओ। फिर गोरी कव्वी लाल फूल तोड़कर स्वीटी कव्वी के पंखों पर ऐसे लगा देती है जैसे वो खून हो। फिर गोरी कव्वी और स्वीटी कव्वी चील की गुफा के पास जाती हैं। गोरी कव्वी थोड़ी दूर पेड़ पर बैठ जाती है और स्वीटी कव्वी गुफा के बाहर लेटकर शोर मचाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, गुफा के बाहर ये कौन चिल्ला रहा है? आवाज सुनकर चील बाहर आती है। बचाओ, वो जालिम बाज मुझे मार कर गया है। अरे कव्वी, मैं तुझे अभी बचाती हूँ। इतना आसान शिकार, आज तो दो शिकार मिल गए, एक कव्वी और एक चिड़िया। ऐसा कहते हुए चील स्वीटी कव्वी को उठाकर गुफा के अंदर ले जाती है। बहुत ध्यान से छुपी हुई गोरी कव्वी सब कुछ देख रही थी। चिड़िया रस्सियों से आजाद होने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। अरे, इस कव्वी को तो बांधने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर जाएगी।
फिर स्वीटी कभी अपनी सांसें रोक लेती है और आंखें बंद कर लेती है और मरने का नाटक करती है। लो, ये तो मर गई। अब तो इसे मारना भी नहीं पड़ेगा। भला हो उस बाज का जो मुझे अपना शिकार गिफ्ट करके चला गया। मुझे छोड़ दो चील, इस कवि को खाकर तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द होगा जब तुम मुझे मारकर खाओगी। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा काम आसान कर दूंगी, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध के। बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? चील जल्दी से बाहर जाती है। गोरी कवि गुफा के ऊपर बैठी हुई थी। उसने वो पत्थर जानबूझकर गिराया था ताकि चील बाहर आ सके। स्वीटी कवि जल्दी से उठकर चिड़िया की रस्सियाँ खोल देती है। चलो चिड़िया, पत्थर के पीछे छुप जाती हैं। अरे, यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं है। जैसे ही चील वापिस जाने लगती है तो गोरी कवि एक बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे फेंकती है, जो सीधा जाकर चील के सर पर लगता है और चील वहीं मर जाती है। दोस्तों, बाहर आओ, चील मर गई है। देखा गोरी, अगर अकल से काम ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गोरी बहन और स्वीटी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि गोरी तुम मुझे छोड़कर भाग गई हो। चिड़िया बहन, भला कोई दोस्त अपनी दोस्त को कैसे मुसीबत में छोड़ सकता है, जैसे मेरी ये दोस्त स्वीटी कवि। स्वीटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी दोस्त की जान बचाई। फिर वो तीनों सहेलियां खुशी खुशी वापस अपने जंगल की ओर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल के समय हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। जंगल में गर्मी पड़ रही थी। मिठू तोता, कबूतर और कालू कौवा तीनों एक घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, आज बहुत गर्मी है। ऐसे गर्मी के मौसम में नदी में नहाने को मन कर रहा है। हाँ कौवे, मैं भी जाऊंगा। हाँ कबूतर यार, मैं भी जाऊंगा। फिर वो तीनों दोस्त नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाने चले जाते हैं। कालू कौवा तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर नदी में छलांगे लगा रहा था। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। मिठू तोता और कबूतर पेड़ से छलांग लगाने के लिए डर रहे थे। कोई नहीं कर सकता, मेरी तरह पेड़ से ऊंची छलांग कोई नहीं लगा सकता। कबूतर, चलो हम भी छलांग लगाते हैं। मिठू, ना भाई ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नदी में नहाने के बाद कालू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक आमों का बाग है, चलो हम सब वहाँ मीठे आम खाने चलते हैं। मगर कालू कौवे, वो बाग तो चील का है, वो हमें पकड़ लेगी। हो, तुम चिंता ना करो, मैंने अपने मामा जी से सीख रखा है कि चोरी कैसे करते हैं। तुम चिंता ना करो, हम अच्छे से चोरी करेंगे और आम चुरा लेंगे। फिर कालू कौवा मिठू तोते और कबूतर को अपनी बातों में लगाकर चील के बागीचे में ले जाता है। सुनहरी चील एक बड़े आम के पेड़ के नीचे सो रही थी। तुम दोनों यहाँ बैठो, पहले मैं आम चुरा कर लाता हूँ, बाद में तुम दोनों भी आम चुरा लेना। कालू दोस्त, जरा जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर कालू कौवा चुपके से जाता है और 2-3 आम चुरा लेता है। चील की आंख भी खुल जाती है। कौन है पेड़ के ऊपर? चील की आवाज सुनते ही वो तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर जाकर रुकते हैं। बच गए दोस्तों, हम बच गए। यार कौवे, अब हमें एक एक आम दे दो। ना कबूतर ना, ये आम मैंने चुराए हैं, ये आम मैं ही खाऊंगा। एक मेरा और एक मेरी पत्नी का। फिर कालू कौवा वो आम लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। फिर मिठू तोता और कबूतर बहुत नाराज होते हैं। वो भी अपने घर की ओर चले जाते हैं। जब वो दोनों चिड़िया के घर के पास से गुजरते हैं तो चिड़िया उन्हें आवाज देती है, मिठू और कबूतर भैया यहाँ आए, मेरी बात सुने। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं।
मिठू भैया और कबूतर भैया ये लो, ये आम खा लो। परंतु चिड़िया बहन, ये आम कहाँ से आए? मिठू भैया, ये आम मुझे चील दी देकर गई हैं और उन्होंने ही कहा था कि ये आम मैं अपने दोस्तों को भी दे दूं। ये सुनकर मिठू तोता और कबूतर बहुत शर्मिंदा होते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। हम कौवे की बातों में आकर चील के बाग से आम चोरी करने चले गए। मिठू और कबूतर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम तो जानते हो कि वो चील हमारे जंगल के पक्षियों की रक्षा करती है। अगर चील को पता चल जाता कि आप दोनों बाग की चोरी कर रहे हो तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, और वो कभी फिर से हमारे जंगल के पक्षियों पर विश्वास नहीं करती। फिर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया से वादा करते हैं कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। उधर गौरिका भी चोरी का आम खाकर बहुत खुश थी। कालू जी, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे चोर बन गए हो। कालू जी, अब तो हम दो दो चोरियां करेंगे, एक तुम और एक मैं। कोरी, मिठू और कबूतर भी मेरे साथ थे, मगर वो डर कर भाग गए। लेकिन मैंने फिर भी चोरी की और कामयाब हो गया। कालू जी, ये आम बहुत स्वादिष्ट हैं, कल फिर से जाकर आम चुरा कर लाना। मैं कुछ आम अपनी माँ को भी दे आऊंगी, मेरी माँ को आम बहुत पसंद है। अपनी चोरी की तारीफें सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और अगली सुबह वो फिर से चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो मिठू तोते और कबूतर के पास जाता है। मिठू कबूतर, चलो आज फिर से चील के बाग से आम चुराने चलते हैं। नहीं कौवे, हमने चिड़िया से वादा किया है कि हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। डर गए, मिठू और कबूतर डर गए। मैं तो चला चोरी करने, तुम दोनों यहाँ बैठकर सूखा दाना खाओ। कालू कौवा चील के बागीचे में चला जाता है। वो ढेर सारे आम तोड़ता है। वो कच्चे आम भी तोड़ता है। वो नीचे आम का ढेर लगा देता है। पीछे से चील भी आ जाती है और वो कालू कौवे को पकड़ लेती है और एक पेड़ से बांध देती है। चील दी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर चील एक डंडे से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। गोरी गोरी, जल्दी जाओ, कालू पकड़ा गया है। चील दी के बाग से आम चुराते हुए कालू कौवा पकड़ा गया है। क्या, ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? गोरी कौवी भागती है। जब गोरी कौवी पहुंचती है तो कालू कौवे की पिटाई हो रही थी। चील दी, माफ कर दो मेरे कालू जी को। मेरे कालू जी फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ चील दी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल के भी यहाँ नहीं आऊँगा। फिर चील कालू कौवे को छोड़ देती है। तुम दोनों सुन लो, अगर मुझे दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। कालू, रुक जाओ कालू, ऐसा ना करो। गोरी कौवी ऐसे रोती रहती है, परंतु कालू कौवा गोरी की अलमारी से पैसे चुराकर वहाँ से भाग जाता है। मैंने ये पैसे अपने बेटे जग्गू की दवा के लिए रखे थे। अब मैं अपने जग्गू की दवा कहाँ से लाऊंगी? अरे, अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो, देखो मैं पैसे ले आया। कहाँ से लाई हो पैसे? कोरी ने अपनी अलमारी में छुपा कर रखे हुए थे, मैं छीन कर भाग आया। अच्छा कालू, तो चलो पार्टी करते हैं आज। कालू कौवा और भूरा कौवा दोनों नशा किया करते थे। वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत खांसी हो रही है। जग्गू बेटा, तू चिंता ना कर, मैं किसी से पैसे उधार लेकर तेरी दवा लेकर आती हूँ। कालू तो अब रात गई लौट कर आएगा। गोरी कौवी अपने बीमार बेटे को घोंसले में छोड़कर वहाँ से उड़ती है। वो रानू चिड़िया के घर जाती है। गोरी कौवी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, क्योंकि रानू चिड़िया तो अपने बच्चों के साथ नदी पर बैठी हुई थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझ गरीब को दवा के लिए पैसे देगा?
फिर गौरी कभी वहाँ से उड़ती है और वो मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मिठू भैया, मेरा बेटा मर जाएगा। कालू दवा के पैसे चुरा कर चला गया है। ना जाने अब वो कब आता है। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपने जग्गू की दवा ले सकूं। गौरी बहन, सच कह रहा हूँ, इस समय तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। अगर मेरे जग्गू को दवा ना मिली तो वो मर जाएगा। कालू, कालू वापिस आ जाओ। रोती हुई गौरी कभी वहाँ से घर की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते में वो नदी पर रानू चिड़िया और उसके बच्चों को देखती है। वो सीधी वहाँ जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर तुम घर पर नहीं थी। गौरी बहन, मैं इस समय बच्चों को लेकर धूप में बैठने आती हूँ। कालू मेरे जग्गू की दवा के पैसे चुरा कर भाग गया। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू का खांस खांस कर बहुत बुरा हाल है और बहुत तेज बुखार है। मेरे जग्गू को दवा ले दो। गौरी बहन, चिंता ना करो, ऐसा करो तुम जग्गू के पास जाओ और मैं दवा लेकर आती हूँ। फिर गौरी कभी अपने घर चली जाती है और रानू चिड़िया भी बुलबुल से दवा लेने चली जाती है। रानू चिड़िया गौरी के बेटे जग्गू की दवा लेती है और वापस चली जाती है। रास्ते में जाते हुए रानू चिड़िया को पहाड़ों के पास कालू कौवा और भूरा कौवा बैठे हुए दिखाई देते हैं। चिड़िया वहाँ जाती है। कालू, शर्म करो, तुम यहाँ अपने आवारा दोस्त के साथ बैठे हो और वहाँ तुम्हारा बेटा बुखार के कारण मर रहा है। तो मैं क्या करूं? 1-2 दिन में ये गंदी आदतें मैं छोड़ दूंगा और फिर सारी जिंदगी मैं गौरी और अपने बच्चे की सेवा करूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, बेशरम कौवे। अरे कालू यार, ये चिड़िया तो बहुत चूं चूं कर रही है। जा जा छोटी चिड़िया, यहाँ से चली जा वरना जान से मार दूंगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो गौरी कभी के घर जाती है। फिर गौरी कभी अपने बेटे जग्गू को दवा देती है। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ। दवा पीने से मुझे सांस आने लगी है। गौरी बहन, ये दवा 2 दिनों में खत्म करनी है। मैं दोबारा ला दूंगी ये दवा। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा पति कालू है जिसे मेरी और मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी मजबूर है वो कभी, अपने परिवार को जोड़ने के लिए कितना संघर्ष करती है, मगर वो कालू कौवा जरा भी ध्यान नहीं रखता अपने परिवार का। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी कभी उसे लड़ने की बजाय उसे खाना देती है। गौरी, दवा ले ली थी? हाँ कालू जी, चिड़िया ने मुझे दवा ला दी थी। जग्गू को दवा देकर सुला दिया है। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं 1-2 दिन में ये सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। कालू जी, ऐसा कहते हुए तुम्हें पूरे 2 साल हो गए हैं। फिर कालू कौवा खाना खाता है और वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन जब कालू कौवा उठता है तो वो देखता है गौरी कभी रो रही है। जग्गू, मेरा बेटा जग्गू। कालू जी, जग्गू नहीं रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे जग्गू का ध्यान रखते थे, ना उसे कुछ ला कर देते थे। मैंने आज तक तुमसे कोई गिला नहीं किया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कालू कौवा भी रोने लगता है। जग्गू, मेरे बेटे जग्गू, उठो, मेरा बेटा मर गया। पक्षियों, मेरा बेटा मर गया। उन दोनों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। सभी पक्षी उनके घर आते हैं और उन्हें हौसला देते हैं। अगले दिन गौरी कभी कालू कौवे से कहती है, कालू, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। गौरी कभी रोते हुए वहाँ से चली जाती है, परंतु कालू कौवा गौरी कभी को एक दफा भी नहीं रोकता। गौरी कभी अपनी माँ के पास चली जाती है। दूसरी ओर कालू कौवे को अब रोकने वाला कोई भी नहीं था। वो अपना घर बेच देता है। वो फिर से अपने बुरे दोस्त के साथ मिलकर नशा करने लगता है। आखिर ये सब कब तक चलता? ऐसे करते करते कालू कौवे के पास सारे पैसे खत्म हो गए थे और एक दिन बुरा कौवा भी उसे छोड़ देता है।
कालू, हमारी दोस्ती खत्म क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ। मत जाओ भूरे, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा चक्कू भी मुझे छोड़कर चला गया और कोरी ने भी मुझे छोड़ दिया। अब तुम भी जा रहे हो। लेकिन बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और वो गंदगी के ढेर पर जाकर गिरता है। सुबह से शाम तक कालू कौवा वहीं पड़ा रहता है, परंतु कोई भी उसके पास नहीं आता। वो ऐसे ही रोता रहता है और अपने किए पर पछताता रहता है। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ती है, जो ऐसे ही अकेले बैठा हुआ था। कालू, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगना चाहता हूँ गौरी से। मुझे गौरी के पास ले चलो। कालू, अगर तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। क्या करने आए हो यहाँ? गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। जो गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब कभी दोबारा बुरे काम नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। गोरी, कालू सच में बहुत शर्मिंदा है, तुम इसे माफ कर दो और एक मौका दो। गौरी बेटी, चिड़िया ठीक कह रही है, तुम्हें कालू को एक मौका देना चाहिए। फिर गोरी कौवी कालू कौवे के साथ चली जाती है। अब कालू कौवा सुधर गया था। वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और गोरी कौवी एक छोटे कौवे को जन्म देती है। अब कालू कौवा अपने बेटे और गोरी कौवी का बहुत ध्यान रखता था और उनसे बहुत प्यार करता था। गोरी कौवी को साड़ी लेने का बहुत शौक था। कई दिनों पैसे जमा करने के बाद गोरी कौवी बाजार जाती है। तभी गोरी को रास्ते में रानू चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, आज मैं साड़ी लेने जा रही हूँ, शाम को देखने आ जाना, मैं पहन कर दिखाऊंगी तुम्हें। गोरी, लाल रंग में लेना, काले रंग पर लाल रंग बहुत सुंदर लगेगा। गोरी कौवी थोड़ा आगे बढ़ती है। हरियाली, रुको रुको, मेरी बात सुनो। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, जरा जल्दी बताओ क्या बात है। मैं बाजार जा रही हूँ, आज मैं अपने लिए लाल रंग की साड़ी लेने जा रही हूँ। नहीं नहीं गोरी, तू काली है, तुझ पे लाल रंग नहीं बल्कि हरा रंग बहुत जचेगा। मेरी मानो तो तुम लाल रंग की साड़ी लेने की बजाय हरे रंग की साड़ी लेना। गोरी कौवी आगे बढ़ती है और वो जाते जाते सभी को बताती जाती है। आखिर वो बाजार में एक कपड़े की दुकान पर पहुंची जाती है। भाई साहब, ये ले पैसे और मुझे वो सामने वाली सुंदर लाल रंग की साड़ी दे दो। ये साड़ी तो 500 में है, 300 में कोई नहीं देगा। ये साड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। ये सुनकर गोरी कौवी नाराज हो जाती है। चाचा जी, 300 में दे दो ना, हम जैसे कुछ पक्षी गरीब भी तो होते हैं ना। नहीं नहीं, मैं पूरे 500 में ही दूंगा। आया बड़ा, 500 ही लूंगा, चल रख अपनी साड़ी अपने पास। फिर गोरी कौवी दूसरी दुकान पर जाती है, मगर वहाँ भी बात नहीं बनती। उड़ते उड़ते गोरी कौवी लंडे बाजार चली जाती है और वहाँ गोरी कौवी को एक साड़ी पसंद आ जाती है। भाई जी, वो सामने वाली साड़ी कितने की है? वो साड़ी पूरे 300 की है। बात बन जाती है। इतने पैसे ही तो गोरी कौवी के पास थे। गोरी कौवी पूरे 300 में वो साड़ी लंडे बाजार से खरीद लेती है। वो बहुत खुशी खुशी घर आती है। गोरी कौवी का पति कालू कौवा दूसरे जंगल में गया हुआ था। जब गोरी कौवी साड़ी खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत बड़ा सुराख था। हाय रे मेरी किस्मत, सच ही कहते हैं कि लंडे बाजार से ली हुई चीजें बेकार ही होती हैं। अब मैं क्या करूं? फिर गोरी कौवी वो साड़ी लेकर चील दी के पास जाती है। चील दी, मेरी नई साड़ी को चूहे ने काट लिया है।
इसे जल्दी से रफू कर दें। गौरी, ये साड़ी तो मैंने कल ही लंडे बाजार में पड़ी हुई देखी थी। हाँ हाँ झील दी, लंडे बाजार से ही खरीदी है, बस आप इसे जल्दी से रफू कर दें। फिर गौरी कभी साड़ी को रफू करवाकर अपने घर आती है। घर आकर गौरी कभी वो साड़ी पहनती है, लेकिन वो साड़ी तो इतनी बड़ी थी कि गौरी कभी तो साड़ी उसमें छुप जाती है। कालू, ओए कालू, देखो कैसी लग रही हूँ मैं। गौरी, चुड़ैल चुड़ैल, जैसे कोई चुड़ैल हो। चल गए ना। ये साड़ी तुम्हारी बहुत बड़ी है, जाओ अपनी साइज की लो। कालू जी, लंडे बाजार से ली है और लंडे बाजार में साइज और फिटिंग नहीं देखी जाती। ये साड़ी जैसी भी हो मुझे तो बहुत पसंद है। दूसरे दिन गौरी कभी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी साड़ी पहनकर दिखाती हूँ। ठीक है गौरी, मैं रात को आऊंगी। फिर गौरी कभी हरियाली तोती और लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी और हरियाली, रात को मेरे घर जरूर आना, मैं अपनी नई साड़ी लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें वो पहनकर दिखाऊंगी। गौरी, किस रंग की ली है साड़ी? खुद आकर देख लेना, बहुत सुंदर है। कालू को तो साड़ी इतनी पसंद आई कि मुझसे कह रहा था कि मैं साड़ी पहनकर ही बाहर जाऊं, मगर मैंने कहा कि मेरी सुंदर सी साड़ी खराब हो जाएगी। रात हो जाती है। रानू चिड़िया, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी तीनों गौरी कभी के घर पहुंच जाती हैं। गौरी, अब आ भी जाओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कभी अपनी साड़ी पहनकर बाहर आती है। गौरी, ये साड़ी तो किसी बड़े पक्षी की है। हाँ गौरी, ये तुम्हारे पहनी हुई साड़ी जरा भी नहीं जच रही। हाँ गौरी, मुझे लगता है कि तुमने ये साड़ी लंडे बाजार से ली होगी। नहीं नहीं चिड़िया, मेरी ये साड़ी बहुत महंगी है। देखो, मैं कुर्सी पर खड़ी होकर दिखाती हूँ। फिर गौरी कभी कुर्सी पर खड़ी होती है। गौरी को पता ही नहीं चलता कि खिड़की में पड़े हुए दिए से गौरी की साड़ी को आग लग जाती है। आग आग, गौरी, साड़ी को आग लग गई है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बहुत मुश्किल से वो सब मिलकर गौरी की साड़ी की आग को बुझाते हैं। साड़ी तो बहुत अच्छी थी, परंतु थोड़ी बड़ी थी। गौरी, अब आधी जल गई है, अब पहन कर देखो। फिर वो सब हंसने लगते हैं।